आइए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग और कवर करते हैं डिडक्शन अलाउएबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो सेक्शन 57 में क्या क्या मिलता है हम लोग को, इसमें डिडक्शन, ये इस बारे हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, चलिए कह रहा है तो सब बच्चे आ गए हैं, देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। चलिए लोग आते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। इतना आपको लेसन मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलने वाला है सर? इसमें पहला, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, एनी reasonable sum paid by way of commission or remuneration to a bank or any other person, ध्यान दो, or any other person for the purpose of realizing such income on behalf of the assessee is deductible। यानी कि आप इनकेस आपको सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट अगर डिविडेंड मिल रहा है, इसको रियलाइज करने के पर्पज के, इसको वसूली में, इस रियलाइजेशन में, इसके मेरे हाथ तक आने में जो इससे रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होंगे वो हमको एक्सपेंस अलाउ करें। जैसे बिजनेस में, जैसे आपकी गुड्स परचेज सेल करते हैं तो आपकी जो इनकम आती है वो ग्रॉस इनकम होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, बाकी खर्चों का भी रिडक्शन मिलता है। जैसे दुकान के बिजली का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, टेलीफोन बिल है, ये सारी चीज, दुकान किराया, सब एक्सपेंसेस आपको अलाउड होता है, डिडक्शन मिलता है। उसके बाद जो इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है, नेट इनकम। उसी तरह से अदर सोर्स इनकम होती है तो उस इनकम में भी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका हमें छूट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद जो बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। बस एक बात है इसमें, और कुछ नहीं है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan taken for the purpose of investment in the security share will be deductible if the actually used for the aforesaid purpose। यानी कि आपको अगर 10 लाख रुपया कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, किसी का कंपनी का शेयर में पैसा लगाना है, या डिबेंचर परचेज करना है, या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपकी इनकम होगी, रिटर्न मिलेगा आपको। तो इधर आपने जो लोन लिया है इसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो आप जो लोन लिए हैं 10 लाख रुपए का ना इन्वेस्ट करने के लिए, उस 10 लाख को जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आपके लिए अलाउड हो जाएगा, वो आप डिडक्ट कर लीजिए। भाई अगर लोन न लेते, इन्वेस्टमेंट ना कर पाते, हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हमने, मान लो 3 लाख रुपया कमाया है, 1 लाख ब्याज लग गया हमारा, तो 1 लाख रुपया आप रेस्ट कर लीजिए, बाकी 2 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया है जिससे कि आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो रही है, और उसके लिए आपने पैसा क्या लिया है, लोन लिया था बैंक से, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट आपका अलाउएबल खर्चा है, आपको डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो बचे वो टैक्सेबल होगा। ठीक, इफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा are treated as an income from the assessee in any employer, ठीक है, and it is included in his income from other sources, a reduction of the sum credited by the employer to the employee's account in the relevant fund on or before the due date will be allowed under set। यानी कि अगर आपने आरपीएफ में पैसा जमा किया, एम्प्लॉयर जमा किया है, जो ड्यू डेट है ड्यू डेट से समय से आपने पैसा जमा कर दिया है, तो ये भी आप अलाउ है, एडमिशन ले सकते हैं इसका भी। चौथा है, इन केस ऑफ income from letting of machinery, plant, furniture without building which is chargeable to tax under the head of income from other sources, deduction in respect of the following shall be allowed in the same manner they are allowed as the head of PGP। बजाय सी बात है, आपका बिजनेस हायर और रेंट देने का है, आपने लीजिंग रेंट कुछ सामान दिया है, प्लांट मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है यूज करने के लिए, और उसका आपने किराया लिया हुआ है, तो किराए की इनकम हो गई आपकी, और उस पर भी इसी तरीके से खर्चा लेस होगा, तो उसका किराया भाड़ा लगाने का, लेबर खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, जो भी चार्जेस हैं वो सब आपके खर्चे हैं, उसके काटने के बाद ना आपकी इनकम होगी। तो आप किराया पर दिए 10,000 किराया मिला, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, लाने का, ले जाने का, लगाने का, उतारने का, लोडिंग अनलोडिंग 3,000 खर्चा हो गया, तो आपकी इनकम 7 की हुई है, तो टैक्स भी 7 लगेगा। यानी से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस आपके लेस करने के लिए अलाउड है, आप लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, जो एक्चुअल वही कहा है, जस्ट लाइक बिजनेस रिकॉर्ड करते थे आप लोग लेस करते थे, उसी प्रकार से यहाँ लेस कर सकते हैं। 5वां क्या बता रहा है, इन केस ऑफ इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ और हेयर ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका विडो है, विधवा है, ठीक है, इनके हस्बैंड नहीं है, और उनके फैमिली मेंबर या उसकी विधवा को उसका पेंशन अगर मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसे एम्प्लॉय को कहा गया है डिडक्शन मिलता है, जो पेंशन हाथ में आया है पूरा पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, डिडक्शन मिलेगा उसमें। उसमें कहा गया है डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 30 ऑफ द सच इनकम और 15,000 विच एवर इज लेस विल बी अलाउड। यानी कि अगर मान लो कि अगर आपको 15,000 रुपए आपको मिल रहा है डिडक्शन,
तो उसमें से 1/3 5,000 रुपये आपका अलाउड जाएगा, या 15 नहीं तो सर आप बढ़ा दीजिए। चलो हम मान रहे हैं कि इनको मिल रहा है अगर 90,000 रुपये का, 90,000 रुपया उस वीडियो को पेंशन मिला, ठीक है, तो 90,000 रुपये में कहीं पूरा टैक्स उसकी वीडियो के हैंड में तो ये इनकम मानी जाएगी, उसको टैक्स देना है, क्योंकि वो विधवा है, उस पर गवर्नमेंट ने कुछ छूट दिया, अलाउ किया, बट ठीक है आपको टैक्स माफ करेंगे, लेकिन सोच रखा कि आपका जो अमाउंट मिला है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया आपने पेंशन तौर पर, उसका 1/3, 33 बोलते हैं 1/3, उसका 1/3 या फिर 15,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है। ये दोनों में से भी जो कम होगा वही छूट मिलेगा। जैसे मान लो उसको 90,000 रुपये मिला पेंशन, तो 90,000 रुपये का 1/3 निकालो तो आएगा 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये या मैक्सिमम अमाउंट दिया लिमिट है 15,000 रुपये, मैक्सिमम सीलिंग है 15,000, विच एवर लोअर, तो 30 और 15 में 15 छोटा है, तो 15 आपकी माफ हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 90 में से मिला था, 90 में से 15 एग्जाम्प्ट हो गया, 75,000 टैक्सेबल हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गई। या फिर मान लेते हैं कि आपको मिला 18,000 रुपये पेंशन मिला, अगर 18,000 रुपये विडो को पेंशन मिला है तो अब 18,000 का 1/3 निकालो पहले, 18 का 1/3 कितना आएगा सर 6,000 रुपये आएगा। अब 6,000 रुपये या मैक्सिमम लिमिट है 15,000 रुपये की, तो क्या छूट दिया जाए यहाँ पर, कौन बताएगा, 6,000 रुपये या 15,000 रुपये, विच एवर इज लोअर। सर इस केस में क्या हो गया, 6,000 रुपये कम हो गया, तो छूट क्या मिलेगी, 6,000 मिलेगी, तो 18 उसको एक्चुअल मिला था, एक्चुअल माइनस एग्जाम कर दीजिए तो आपका टैक्सेबल आया था। आपको फॉर्मूला बताइए, आपको फॉर्मूला बताया था हमने ना, ये एग्जाम क्या होता है, एक्चुअल माइनस एग्जाम है, तो 15 आपको 18 मिला, 18 का 1/3 किया पहले हमने, तो आया 6,000 रुपये। अब कंपेयर करो 6,000 या 15,000, 15,000 फिक्स अमाउंट है, मैक्सिमम लिमिट है, सीलिंग है, ये इससे नहीं मिल सकता, लोअर, तो लोअर 6 हो गया है, 6 आपका छूट हो जाएगा, एग्जाम से मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा आप लोगों को, तो 18 में से एक्चुअल में से 6 लेस कर दो, 12,000 टैक्सेबल हो गया। बात समझ में आई। इसको इस तरह समझना है कि जो भी अमाउंट हमको विडो को मिल रहा है पेंशन का, उस अमाउंट का 1/3 या 15,000 रुपये मैक्सिमम, इन दोनों में जो कम पड़ेगा वही उसको छूट दिया जाएगा। अगर 15 से कम 1/3 हो जा रहा है वही छूट मिल जाएगा। अगर 15 1/3 जैसे 90,000 में निकाला था 1/3 30,000 आया 1/3, तो 30,000 नहीं देंगे, तब 15 छूट देंगे उसको, 15 से मैक्सिमम इससे जा नहीं सकते हम, लिमिट लगा दी गई है 1/3 या 15,000, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से मिला है आप लोगों को पेंशन, रिसीव बाय द विडो और हेयर ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय को, ठीक है, विडो या उसका जो भी लीगल हेयर है। इनके साथ सबलेटिंग, और भी क्या इस हेड में होता है ये, इनके साथ सबलेटिंग हाउस, रेंट रिपेयर चार्जेस। सबलेटिंग मतलब होता है कि आपने बताया था मैं आपको ना, सबलेटिंग याद करिए, आपने किराया पर कोई मकान लिया, उसका किराया अगर है 50,000 रुपये महीने का, आपने उस मकान को दोबारा फिर से किसी को किराया दे दिया, आधा मकान, ठीक है, 35,000 रुपये में, इसका मतलब कि आधा किराया आप दे रहे हैं 50,000 रुपये, आधा पोर्शन का होगा 25,000 रुपये, आपने दिया उसको 35 में, 10,000 की इनकम हो गई। आप इस मकान के मालिक तो है नहीं, अगर आप इस हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर होते तो ये इनकम आपकी जाती इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन आप इसके ओनर तो है नहीं, आपने क्या है किराया पे दोबारा फिर अगेन किराया दे दिया है, किराएदार ने किराएदार बसा लिया है, इसको बोलते हैं सबलेटिंग है। तो ये जो इनकम होती है अदर्स टैक्सेबल होती है, और इससे रिगार्डिंग भाई जो किराया दिया है उसका रिपेयर मरम्मत जो भी आप कराते हैं उसका छूट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लेस कर लेंगे आप। फ्रॉम द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनसेशन इनहैंस्ड कंपनसेशन 50% ऑफ सच इनकम शैल बी डिडक्टेड एंड नो अदर डिडक्शन शैल बी अलाउड इन दिस एस्पेक्ट। यानी आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन कंपनसेशन पर और इनहैंस कंपनसेशन मिलता है आपको कोई भी कंपनी में क्षतिपूर्ति तौर पर, तो इसका भी आधा 50% आपको माफ हो जाएगा और उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। Reduction only for interest expenses under Section 57 shall be maximum 20% of the dividend income और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। इसमें बता दिया गया कि ओनली फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के लिए अंडर सेक्शन की बात करी जाए अगर तो 57 की बात करें तो द रिडक्शन ओनली फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 57 शैल बी मैक्सिमम क्या होगा 20% मिलेगा आपको ऑफ द डिविडेंड इनकम ऑफ इनकम और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड में 20% तक का ही माफ हो रहा है। पहले ये बताया पहले जो इंडियन कंपनी से मिलने वाली डिविडेंड पहले पूरा माफ हुआ करता था, अब ये बदल गया, गवर्नमेंट इस पर भी लगा दी नियम, इस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को हर जगह से टैक्स चाहिए, उसको कुछ रास्ता उसको छोड़ना नहीं है, यहाँ भी लगा दिया उसमें टैक्स, लिखा भी इस पर भी हम 20% माफ करेंगे, उससे मैक्सिमम इससे वो माफ हम नहीं करेंगे आपको। चलिए अब आ रहा है आपके सामने अमाउंट नॉट डिडक्टेबल सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या कहता है आपसे कि ऐसे कौन कौन से अमाउंट है जो डिडक्ट नहीं होंगे। अच्छा अभी देखा आप लोगों ने ये सब अमाउंट आप डिडक्शन मिलेगा आपको, अभी 5 वर्ष से दिए हुए एक्सपेंसेस जो कि आप एक्सपेंस करेंगे तो आपका अपना एक्सपेंस होगा, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलने वाली है, ये आपको सहना पड़ेगा।
क्या क्या है सर, देखिए पहला, एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द सीसी, ये तो आप सभी जानते हैं। कोई भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस किसी भी हेड में करते हैं, यहाँ क्या किसी भी हेड में आप पढ़े थे, जो लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अलाउड होता नहीं है, डिस अलाउड हो जाता है, आपको नहीं लेस कर सकते। एनी इंटरेस्ट इज चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया and has been paid without deduction of tax at source without paying tax here, यानी अगर कोई भी आप इंटरेस्ट पे किए हैं, ठीक है ना, चार्जेबल, और जो कि इंटरेस्ट चार्जेबल था दिस एक्ट के तहत, इंडिया के बाहर आपने पेमेंट कर दिया और उस पर टीडीएस काटना था आपको, आप टीडीएस नहीं काटे। इस गवर्नमेंट भी समझाया था मैं आपको ना, गवर्नमेंट सहजती है कंपनी को कि टीडीएस काट के पेमेंट करना। अगर आप चूक हो गए, आपसे भूल गए टीडीएस काटना, पूरा अमाउंट पे कर दिए हैं, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट मिलना दिया आपने ना, अलाउड होगा ही नहीं, आप पीएल डेबिट नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको रिडक्शन पाना है तो आपको टीडीएस काटिए और गवर्नमेंट पे करिए। जब आप गवर्नमेंट भूल गए, नहीं काटे आप, तो गवर्नमेंट आपको भूल जाएगी। यानी अगर आपने पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट किया है, जिसमें 10,000 रुपए, अभी कल एग्जाम्पल ले रहे थे हम, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, जिसमें 1,000 रुपए टीडीएस काट गवर्नमेंट पे कर दिया, 9,000 डिबेंचर पे किया था, कल वाली एग्जाम्पल याद होगी आपको। अगर यही कंपनी पेमेंट न करती, टीडीएस न काटती, 10,000 पूरा पूरा दे देता डिबेंचर होल्डर को, टीडीएस काटना भूल जाता, न काटता ना गवर्नमेंट पे करता, ऐसे केस में ये 10,000 लास्ट में एंट्री पास कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट भेजते उतना होता, यहाँ आपका वो डिसअलाउड हो जाता, आपको रिएक्शन न मिलता, वो नहीं मिलेगा। टीडीएस आप काटेंगे, पे करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बस ये समझना है आपको। फिर एनी सम पेड ऑन द अमाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स, आपने वेल्थ टैक्स दिया है, जो प्रॉपर्टी जो रखते हैं, हैवी प्रॉपर्टी रखते हैं, उन लोगों पर लगता है वेल्थ टैक्स, अभी यहाँ पे सिलेबस नहीं था इसलिए वेल्थ टैक्स अभी नहीं है, लेकिन ये मान चलिए वेल्थ टैक्स जो पे किया है वो वेल्थ टैक्स में पे किया है, यहाँ आपको रिएक्शन नहीं मिलने वाला। कैश पेमेंट ऑफ एक्सीडिंग 10,000 ऑब्लिक 35,000 सेक्शन 48(3) के तहत बताया गया आपको, प्रोवाइड द फॉर द disallowance of 100% expenditure in respect of the which the payment is made in the sum exceeding 10,000 or 35,000 otherwise than the by an account pay check बैंक, यानी आपसे कहा कुछ केसेस गए जो कि आप इसको पढ़े थे पीजीबीपी में, याद करिए जब हम पीजीबी पढ़ा रहे थे तो वहां हमने आपको बताया था कि 10,000 रुपए से डिसअलाउड वाले में 10,000 से ऊपर का कोई अगर आप पेमेंट है उसको आप थ्रू चेक करिए, मतलब ऐसा काम चेक से करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, गूगल पे करिए, पेटीएम करिए, फोन पे करिए, यानी कोई भी हो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए आपका, चाहे कुछ भी नहीं, चेक से अकाउंट पे ही चेक से या बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आपका। अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट है तो, अगर 10,000 से नीचे है तो करेंसी कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं, तब भी अलाउड हो जाएगा। लेकिन 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस है और आपने अगर उसको कैश में कर दिया है तो पूरा पूरा 100% एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। जैसे कि आपका मान लिया शॉप का रेंट है, शॉप का रेंट आपका 25,000 पर मंथ का आता है, आप 25,000 रुपए चेक से पेमेंट करिए, तब तो आपको रेंट का अलाउड होगा, आप इनकम में से रेंट लेस कर लेंगे, लेस के बाद टैक्स करेंगे, बात समझना। अगर आपने पूरा पूरा अमाउंट 25,000 रुपए हर महीने कैश पेमेंट कर दिया है तो 25,000 पूरा पूरा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अब आपको पीएल डेबिट किए तो उसको डिसअलाउड कर देंगे, वहां हटा देंगे, आपकी उतने से 25,000 से पूरे से आपकी इनकम बढ़ा देंगे, अलाउड करेंगे नहीं आपको। यानी कि कहने का सेंस ये है कि आपको अगर 10,000 से ऊपर खर्चा है तो आपको चेक से करना है, ऑनलाइन पेमेंट या अकाउंटिंग बेसिस से करना है, अकाउंट थ्रू हो, भाई कैश ना होगा, थ्रू कैश कर दिया आपने तो अलाउड नहीं होगा, पूरा खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ये पीजीपी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो नियम यहाँ पे था, वो वही सेम नियम यहाँ भी है। एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑन कनेक्शन विद द इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्क, पजल्स इंक्लूडिंग यानी इन तरह के जितने सारे भी कैजुअल इनकम होते हैं बेटा, ध्यान समझना, इन सारे कैजुअल इनकम में लिखा है बेटिंग shall not be deducted any computing of the income, however this provision will not apply with respect of the income of the assessee being a owner of horse maintained by the, him or running a horse from the activity of the owing। रनिंग मेंटेनेंस जो हॉर्स करते हैं, घोड़ा तैयारी करते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं, वो उसकी अलग बात हो गई। बाकी आप कहीं से भी हॉर्स रेस को छोड़ दो, बाकी कहीं से भी आपकी कोई भी कैजुअल इनकम अगर होती है, जैसे मान लीजिए आपकी लॉटरी लगी, लॉटरी का आपको लगा है 1,00,000 रुपए और आपने लॉटरी भी परचेज किया था, तब तो लॉटरी लगा। लॉटरी परचेज नहीं करोगे लॉटरी कहाँ लगेगा, लॉटरी परचेज किया, मान लो आपने 500 रुपए की लॉटरी परचेज किया था, वो लॉटरी लग गई आपकी, अरे आपको 1,00,000 रुपए का इनाम मिल गया, आपको आपकी कैजुअल इनकम हो गई है। तो गवर्नमेंट बोलेगी 1,00,000 मतलब 1,00,000, 1,00,000 पूरा हम पर उस पर टैक्स लगाएंगे, न कि आपको छूट देंगे। यानी इसमें जो आपने लॉटरी परचेज किया था ना, इवन परचेज अमाउंट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ना कि सर मेरा फायदा तो 99,500 का हुआ, 500 लॉटरी परचेज किया था तो मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट को लेस कर दिया, मेरा जो बेनिफिट है, हमारी जो इनकम नेट इनकम मेरी आ रही है 99,500 की आ रही है। तो हमें कहेगा नहीं, इस तरह की कैजुअल इनकम पर किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन हम नहीं देंगे, आपको दिखाना है यानी कंपनी पर कोई अमाउंट नहीं लेस होगा, जितना अमाउंट है इवन आपने जो खर्चा किया है वो भी छूट नहीं मिलेगा,
जो अमाउंट आप जीते हैं पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई डिडक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आप केबीसी खेलने गए, केबीसी में जाने का, आने का, रहने ठहरने का, सीखने का, बुक परचेज किया, उसको पढ़ने का, बहुत सारा खर्चा आपने किया, तब जाकर 10 लाख आप जीते, तो 10 लाख पूरा टैक्स लगाएगा और आपको उसका कोई भी एक्सपेंस उससे रिगार्डिंग उससे संबंधित खर्चा था वो भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पर। ये पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। यही पॉइंट फर्स्ट था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर सोचते हैं सर खर्चा है, आप तो कहे तो इससे रिगार्डिंग है, बस यहाँ कह दिया कि बस कैजुअल इनकम में नियम लगेगा, कैजुअल इनकम कोई आपकी हुई है पूरा का पूरा आपको क्या है, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू द एग्जम्प्टेड इनकम इज नॉट टैक्सेबल। अब वैसी इनकम जो कि आपकी एग्जम्प्टेड है, इसी इनकम पर आपको कोई भी टैक्स लगना ही नहीं है भैया। जब इनकम ही पूरा पूरा 100 में एग्जम्प्ट हो गया है, उससे जो खर्चा किए हो वो क्या मिलेगा आपको, वो भी खत्म करो, वो भी नहीं मिलने वाला, तो कहाँ से मिलेगा आपको। इसलिए जो एग्जम्प्ट इनकम है उस पर किए गए खर्चे भी आपके एग्जम्प्ट खत्म हुए हैं, उस पर नहीं मिलेगा, आपको एक्शन भी ले सकते हैं, आप कहाँ से लेंगे, पूरा इनकम ही क्या हो गया आपका, माफ कर दिया गया है। चलिए अब आपका एग्जाम्पल 2 सामने आ रहा है, क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। From the following particulars of the income of Sri Ram Gopal, compute his taxable income under the head income from other sources for the year ended 31st March 2021 पर हमको इनका ओएस की इनकम इनकी हमें निकालनी है। आइए निकालते हैं, देखते हैं कि इनकी ओएस की इनकम क्या है, इसकी ओएस इनकम चेक की जाती है। चलिए चेक करें क्या कह रहा है। कह रहा है पहला, सब बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखिए कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, हो गया ना। पहला पॉइंट कह रहा है ही ओन्स अ म्यांमार में क्या है, एक कल्चर लैंड है, नहीं विदेश में है, म्यांमार में है, इनका एक कल्चर लैंड है, विच ही गेव हिम इनकम, gave him an income of 25,000 during the year, also on a plot of land in आगरा। आगरा इंडिया में है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, आगरा इंडिया में है, और उससे भी नेट आउट प्लॉट उठा दिया गया है, और उससे क्या मिला है, फॉर स्टोरिंग नॉन एग्रीकल्चर गुड्स रखा गया है 1000 महीने पर। ही ऑल्सो हैड अनदर प्लॉट, एक प्लॉट और भी है विच इज गाँव में है, विलेज में मार्केट और जहाँ मार्केट है, दिस लैंड विच इज हिम एन इनकम ऑफ 2500 ड्यूरिंग द ईयर, इतनी इनकम इनकी हुई है। अब आपको बताना है कि टैक्सेबल है कि नहीं। इंडियन में होता एग्रीकल्चर लैंड तो क्या है, माफ है, अब इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर लैंड है तो टैक्सेबल तो हो ही जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गेव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ए मेंबर ऑफ इंटरप्राइजेज, ही गेव हिम इनकम ऑफ इतना, ऐसी बात है, अलग अलग दिए हैं कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाली है। ही हैज ए क्वेरी इन जयपुर, अच्छा, he has let out Mr. A on a royalty 25 paisa per ton of stone raised in all 10,000 ton of stone was raised during the previous year. He incurred an expenditure of 400 connection with the earning of royalty which has been admitted by the AO। ऐसे ऑप्शन ने एडमिट कर लिया, कोई बात नहीं है, छूट मिल जाएगा आपको, बाकी टैक्सेबल भी हो जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड as an advance for transfer of capital assets forfeited 50,000 due to the फेल्यूर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, किस तरह से प्रॉफिट करते हैं तो अदर टैक्सेबल होती है। आइए याद करिए, एसपी में पढ़ाया था हमने आपको ये पॉइंट जो आपका चौथा वाला है। आओ देख लें इसका कैसे लगाया इन्होंने, तो बहुत सिंपल तरीके से लगा हुआ है। क्या है सर, पहली बात तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन म्यांमार में टैक्सेबल हो जाएगा। भाई इंडिया में होता है एग्रीकल्चर इनकम तो इंडिया में किया गया एग्रीकल्चर माफ होता है, लेकिन विदेश में, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहीं लिखा नहीं है फॉरेन आउट ऑफ इंडिया, तुम्हें समझना पड़ेगा कि म्यांमार क्या कहाँ आता है, आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए फॉरेन में जो एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर टैक्सेबल है। इंडिया है कि सर जमीन इंडिया की धरती पर आपने टैक्सेबल वो एग्रीकल्चर किया होता तो किसी की इनकम इंडिया में माफ है, लेकिन विदेशों में किसी किया है वो माफ नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका। म्यांमार फॉरेन इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर, अब इंडिया में जो किए थे उसमें एग्रीकल्चर माफ होगा ना, नॉन एग्रीकल्चर लैंड था 1000 महीना क्या उठा दिए हैं आप, जो नॉन एग्रीकल्चर में हो गया वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, 12,000 रुपये साल का हो गया। इनकम फ्रॉम लैंड यूज मार्केट दिया गया, ये भी भाई 25 टैक्सेबल हो जाएगा, और जो कंसल्टेंसी सर्विस दी 25,000, ये भी 75,000 रुपये, ये भी टैक्सेबल हो गया आपका। और रॉयल्टी जो कमाए थे 2500 रुपये, उसमें 400 रुपये एओ मान लिया था, ठीक है, तो आप लेस कर लीजिए, डिडक्शन ले लीजिए उसका, डिडक्शन लेने के बाद बाहर निकाल लीजिए आप, 2100 आ गया, और अमाउंट जो प्रॉफिट किए हैं आप, ये भी 50,000 ओएस में ही टैक्सेबल होता है।
ओएस में आपकी इनकम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट किए थे, फेल कर गया, उसका डूब गया, आपका फायदा हो गया, आपने जब्त कर लिया, उसका पैसा वापस नहीं करेंगे, आपकी फायदा हो गया, ये फायदा आपका ओएस की इनकम मानी जाएगी और 50,000 रुपये आप भी टैक्सेबल हो गया। बस देखो चैप्टर कितना आसान है। मैं कहा था ना कि प्रोविजन पढ़ते वक्त बिल्कुल मत डरो, अगर प्रोविजन पता हो जाता है एक बार बस मेहनत लगता है प्रोविजन का और क्वेश्चन फटाफट फटाफट सब लग जाए, नियम पता है हमको, प्रोविजन ही क्या है, उसी बेसिस पर रूल के हिसाब से बना रहे हैं, रूल एक तरीके से। अच्छा प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाता है, तो उसको थ्योरी में समझो, प्रोविजन था उसको कवर करें, इसलिए हमने किसी भी चैप्टर का कोई प्रोविजन हमने छोड़ा नहीं है, मैं सब पढ़ाया है आपको, ताकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त आराम हो। और खाली न्यूमेरिकल डायरेक्ट लगाते वो आंसर तो आ जाएगा, समझ नहीं आएगा कि आखिर लॉजिक नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा कि बंद क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, इसे बताया हमने आपको। बस इसको सब जोड़ लीजिए, मिल गया आपको इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी आ गई है, यहाँ पे सामने है, वेरी सिंपल। अब सर यही एग्जाम्पल 3 करते हैं, तो कुछ आप लोग भी करेंगे? हाँ सर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 3 करते हैं हम लोग। 3 क्या कह रहा है, श्री हरि का नाम लीजिए, हरि गोपाल इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, आगरा में है। अब आपको नियम पता होगा, ये पार्लियामेंट जो मेंबर में सैलरी मिलती है उनका टैक्सेबिलिटी होती है नहीं होती, याद कीजिए, ये हमने आपको बताया था। दिलचस्पी होती है तो कहाँ होती है टैक्सेबिलिटी, जहाँ जहाँ हम लोग अदर इनकम फ्रॉम सैलरी, एसपी, पीजीपी, कैपिटल गेन जितना हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ वहाँ बहुत टॉपिक ऐसे आते रहे जहाँ हम वहाँ से ट्रांसफर कर रहे थे। तो कोई बताइए अदर में जाएगा, ओएस में जाएगा, ओएस में जाएगा, और आज हम ओएस में आ गए हैं, तो जहाँ जहाँ से भेजे थे छोड़े थे वो सब ओएस में कवर हो जाएगा। अब रही बात याद होने की, तो आप लोग अच्छे अच्छे बच्चे, हमको पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी आदत बहुत अच्छी होती है, आप लोग कुछ भूलते भी नहीं है, तो आप लोग याद तो होगा ही। हाँ सर हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत तारीफ करते हैं हमारी। हाँ भाई इतने अच्छे बच्चे मिले हमको, आइए कि आप लोग कुछ भूलते भी नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था वो सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो पार्लियामेंट के मेंबर जो है इनको सिर्फ सैलरी मिलती है 4,000 पर मंथ, ठीक है। अब मत सोचना 4,000 मिलती है सर, मिलती बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 4,000, 4 मानो 4,000, एंड डेली अलाउंस मिलता है इन लोगों को और 20,000 फॉर अटेंडिंग वेरियस सेशन का भी मिलता है, इनको भी मिल गया इन लोगों को, अच्छा अलाउंस मिला है। हियर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं लोग, क्या 10% फिक्स डिपॉजिट किए हैं और रुपीज 10,000 इज हेल्ड बाय हिम इन बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट एनुअली, हर साल इंटरेस्ट मिलता है। तो 10,000 रुपए का 10% कितना होता है सर, 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, और जहाँ इंटरेस्ट की बात होगी वहाँ टीडीएस की बात होगी, और टीडीएस में अच्छे से तुम जानते हो कि सर 10,000 रुपए से अगर कम का इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 रुपए से ऊपर का टीडीएस मिलता है, इंटरेस्ट होती है तो उसको 10% टीडीएस कटता है। इनका क्या था, 10,000 ही जमा ही किए हैं और उसका 10 में निकालोगे तो 1,000 रुपये आएगा, 1,000 रुपये तक यानी 10,000 तक तो डीएस कटता ही नहीं है, तो इसमें डीएस की बात नहीं करेंगे, आप पूरा का टैक्स निकालेंगे। ही रिसीव डिविडेंड ऑफ 500 फ्रॉम ए कॉर्पोरेट मिला, ठीक है। ही वोन 8,000 इन क्रॉसवर्ड पजल्स जीते हैं, इनकम यहाँ टैक्स होगी। और ऑन सितंबर on 1st September 2020 he purchased a plot of land for constructing his house, अच्छा। On account of a shortage of fund, he could not get this house constructed and hence let out the plot for ₹150 per month for 1st November 2020, ठीक है। प्लॉट में किराया भी इनकम नहीं बनवा पाए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, जब बनवाए बाकी किराया उठा दिए, जब किराया उठा दिए वहां से इनकम आएगी। हाउस तो है नहीं, जब हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया होता तो इनकम फ्रॉम हाउस कवर टीम जाता, अब हाउस तो है नहीं, ऐसे उठा दिए बिना हाउस के, इसलिए रसूल माना चाहिए यहाँ पर। ही हैज लेट अप मशीनरी एंड फर्नीचर, दिया इन्होंने किराया उठा के दे रखा है कृष्णा गोपाल एट मंथली रिटर्न 5,000 रुपये दिया हुआ है, और 1,500 रुपया रिपेयर में खर्चा भी किए हुए हैं, आप जानते हैं जो किराया आया है उसमें खर्चा घटा देंगे, बाकी टैक्स में इनकम हो जाएगी, ठीक है, टैक्स में दे रखा है। बस अब आपकी इनकम निकालने को, अदर सोर्सेज का इनकम निकालने को इनका कह दिया है। सो सिंपल बेटा, इसका क्वेश्चन लगाना बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है, बहुत आसान है, इनकम टैक्स बहुत ही इजी है, और थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ की अगर बात करो फैसिलिटी की, तुम देख पा रहे होगे कि मेंबर्स को सैलरी मिली है एज ए पार्लियामेंट, तो 4,000 पर मंथ था, इनटू 12 करो, साल का आ गया 48,000 रुपये, टैक्सेबल हो गया है। डिविडेंड मिला है कॉर्पोरेट से, टीडीएस तो उसमें कटेगा ही नहीं क्योंकि कॉर्पोरेट वाले काटते नहीं है, 500 रुपये हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000 पूरा आ गया, ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, 10,000 से कम है, पूरा पूरा ग्रॉस अप करना ही नहीं पड़ेगा हमको, अगर नेट होता तो ग्रॉस करते, तो ऑलरेडी 1,000 रुपया आ गया यहाँ पर। लॉटरी से आपने जीता है 8,000 रुपये, वो भी टैक्सेबल हो गया। इनकम फ्रॉम लैंड 5 महीने बचा है, जब से आपने दिए हैं तब से लेके जोड़ेंगे 5 महीने आता है, 5 महीने का इनटू किया आपने 150 से पर मंथ हिसाब से 5 महीने का, तो भी आपकी इनकम यहाँ पर आ गई, जो हो गई आपकी 750 रुपये,
और जो रेंट की इनकम आपने फ्रेंचाइज कमाया, लैंड कमाया है, ये आपकी कितनी आई है? 60,000 रुपये आई है। क्योंकि 5,000 रुपये महीना आपने दिया था, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000 रुपये आता है सर। तो 60,000 रुपये आपकी इनकम हो गई है, इनकम हो गई। अब इसमें सर डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन क्या मिलेगा? एक तो हमने कहा या तो ऊपर ही नीचे एडिशनल एक्सपेंसेस कर लीजिए आप, ग्रॉस इनकम आपकी आ चुकी है, इसका एक्सपेंसेस हमने आपको अभी सिखाया था आपको भाई, जो इस तरह प्रॉपर्टी को या कोई एसेट्स वगैरह आप रेंट देते हैं उससे रिगार्डिंग एक्सपेंसेस जस्ट लाइक जीपी आप उसको लेस कर सकते हैं, आप लेस कर लीजिए यहाँ पर। रिपेयर उसका एक्सपेंसेस है और डेप्रिसिएशन दो खर्चे थे उसके 15-10,000 रुपये दोनों का लेस हो जाएंगे उसके आपके। या तो आप यही 60,000 में इसको लेस करके बाहर निकाले होते, या वहाँ 60 पूरा ले लिया आपने, नीचे लेस कर लिया 11,500, बात तो वही पड़ी। कुल मिला के 1,06,750 रुपये आपकी अदर सोर्स इनकम आ गई। बस इस तरह से क्वेश्चन लिखना है और लिख लिख के जोड़ना है, जोड़ के ऐड कर देना हमको होता है। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी एक कवर हमने कर लिया है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है, एकदम क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत जल्दी खत्म, बस एक क्लास और लगने वाला है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन है कि बात खत्म करने में बहादुरी नहीं है आपकी, एक एक चीज आप उस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, पॉइंट्स नोट करते जाइए, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ आपका कंफर्म हुआ है, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे कंफर्म हुआ है। चलिए, तो आगे बढ़ाएं सर, एग्जाम्पल 4। अभी तो मैंने स्टार्ट किया बेटा, अभी पढ़ो, जल्दी किस बात की होगी तुमको, अभी यहाँ भी और चलाएंगे, पढ़ो अभी तो, अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। अब तो तुम प्रॉब्लम कर रहे थे, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हुआ है, क्यों कहाँ जाना है, कहाँ भागना चाहते हो, भागो नहीं, पढ़ो, ठीक है ना। देखो बिजली गिरने वाली है, डॉक्टर बिजली आ गई है, ठीक है ना, घबराओ मत, डरो कि बिजली गिर जाएगी, भागो मत। कह रहा है डॉक्टर बिजली इज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। He submit before you the following income for computing his taxable income under the head of income from other sources. ठीक है, अब आपको बताना है इनकम क्या होगी। He is an author of textbook for schools which fetches him a gross royalty, बता रहे से मिला है इनको। He claim following reaction, क्या मांगते हैं ये मांग रहे हैं क्लर्क को सैलरी मिला हुआ है और देना डाटा के लिए, कॉस्ट ऑफ टू द फाइनल प्रूफ के लिए रीडिंग या 24,000 लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हुआ है इनका, और पब्लिशिंग करने का, बुक के लिए ही, प्रिंटिंग करने के लिए ही। फिर दूसरी बात बता रही है आपको, इनकम फ्रॉम आर्टिकल विच वर पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम एंड स्टर्न, ठीक है 3,000 खर्चा आर्टिकल बना दिया इन्होंने, लगा अच्छा इनकम वहां से हो गई। और दिल्ली रेंटेड हाउस, या रेंट किराए के मकान में रहते हैं, रेंट देते हैं 3,000 रुपये महीने का, और द हाउस इज टू बिग फॉर हिज फैमिली, हेंस ही हैज सब लेट आउट। अभी हमने पढ़ा था आपको, किराएदार ने क्या किया है, फिर से किराया दे दिया, सब लेटिंग अगर ओनर आउट किया तो 3,000 पर मंथ में किराया दिया था, 36,000 रुपये पे करना था इन लोगों को, इन्होंने क्या कर दिया है, उसका 1/3 के पोर्शन क्या दिया है, 1,500 में दे दिया, फायदा हो गया ना, कि 1/3 तो आना चाहिए, 1,000 रुपये होना चाहिए था, अच्छा फिर दिया उन्होंने 1,500 में दे दिया है, 500 का फायदा हो रहा है इसका मतलब। घाटा बिजली है liability of paying a municipal tax 1,500 on the whose house and also the current repair of the whole house amount to 6,000 रुपये, रिपेयर भी उन्होंने करा रखा है, अच्छी बात है 6,000 रुपये का। घाटा बिजली रिसीव 250 पर लेक्चर डिलीवर्ड, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में जाकर लिए 250 पर लेक्चर, उनको क्या मिला है, उनको अमाउंट भी 250 पर लेक्चर के अंदर रिसीव हो रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं।
देख पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं सभी लोग? आइए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? हाँ, इन्होंने कहा था ये लेक्चर दिए थे, इसका भी इन्होंने पैसा मिला इन लोगों को। और ये एग्जामिनर थे, एग्जामिनर फीस ड्यूटी दिया इन्होंने, इसका भी सारा पैसा मिला इनको। और इन्होंने विनिंग किया है, कार्ड गेम व बेटिंग लगाया, इसका पैसा मिला। और विनिंग फ्रॉम चेस भी मिला है इनको। और रिसीव इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड बॉन्ड्स मिला। अच्छा, कहें कि फॉरेन में आया पैसा है। और रिसीव 2000 रुपये मिला है इनको डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय द अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक इनको डिविडेंड रिसीव हुआ है। बस आइए निकालते हैं, निकाल लेते हैं इन लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो जो इनको इनकम फ्रॉम रॉयल्टी हो रही है 42,000 रुपये की, जिनको टैक्सेबिलिटी होगी, बट उसमें क्या होगा, इनको कुछ एक्सपेंसेस जो उन्होंने किया कुछ छूट मिलेगा, उसको निकाल के बाहर करेंगे हम लोग। एक्सपेंस कितना किया उन्होंने? सैलरी क्लर्क दिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया है, यही दो खर्चे में जो जरूरी थे वो खर्चे इनके ड्रेस ले जाएंगे। 25,200 रुपये से रिगार्डिंग था, क्योंकि तभी रिगार्डिंग मिल पाएगा लेस करके। अब बचा 19,800, इनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अलग बाहर आ गई। और जो उन्होंने इनकम दिया, आर्टिकल आर्टिकल में लिखा था इसकी इनकम हुई थी, उसकी 3,000 टैक्सेबल यहाँ पर आ गई। और उसके बाद बता इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग में है, रेंट रिसीव हुआ है इनका, वापस कितना हुआ था? 18,000 हुआ है इनको, रिसीव हुआ है, टोटल रिसीव पाए वो, क्योंकि आपने वो 1,500 दिया था पर मंथ पे, इंटू आप 12 करेंगे, 18,000 आ गया। 18,000 आपने दोबारा सब लेट में रिसीव किया आपने, जिसमें से कि आप भाई पे भी कर रहे हैं, 1/3 पोर्शन आप 1,000 महीना पे भी कर रहे हैं, 1,000 पे कर देंगे, 500 बचा। या ऐसे निकालो या ऐसे कर सकते हो, 1,000 बदले 1,500 में चार्ज किया है 1/3 का, तो 500 दोबारा किया 6,000 आ गया, तब भी ऐसे भी आ गया। तो 6,000 आपकी इनकम हो गई, इससे देखा जाए 1,000 दे दिए थे आप। और उसमें भी क्या किया इन्होंने, 1/3 म्यूनसिपल टैक्स 1/3, क्योंकि 1/3 का ही आपने दिया था, तो खर्चा भी 1/3 का ही अलाउड होगा आपका, क्योंकि 1/3 का ही हम सब कुछ काम कर रहे हैं। 1/3 का दे दिया, 1/3 खर्चा भी निकाल दिया, म्यूनसिपल टैक्स रिपेयर का 1/3 किया, तो लेस करके इसमें से बाहर निकाल दो, 35 की हो गई। फिर रिपीट एक बार कर देते हैं, ध्यान सुन लो। जितना भी हमने सबमिट किया, तो भाई 1/3 पोर्शन दिया था हमने, उसका पूरा किराया 3 न था 1/3 किराया 1,000 आएगा, जो दिया हमने 1,500 में, यानी 500 से एक्स्ट्रा हम कमाए हैं, तो 500 इंटू कर दीजिए आप 12, तो 6,000 आपका आ गया, 6,000 इनकम हो गई है। और जो हमने खर्चा पेमेंट किया था पूरे मकान किया था, क्योंकि इनकम हम 1/3 की निकालना है, तो खर्चा भी 1/3 कर देंगे, इसका भी 500 1/3 कर दिया, टैक्स भी 1/3 कर दिया, 6 का 1/3 2,000 आ गया। अब इसमें लेस किया, फाइनली 3,500 में इनकम आ गई है। अब इनकम फ्रॉम लेक्चर है, एग्जामिनरशिप से है, और फॉरेन सिक्योरिटी से पैसा है, सब क्या है आपके पूरी टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम ओएस हो गया है। और आपने बताया आपसे कि इनकम फ्रॉम ये कार्ड बेटिंग कार्ड का गेम था, और इनकम फ्रॉम चेस खेला आपने 7,500 रुपया, ये भी आपको टैक्सेबल हो गई है। और डिविडेंड जो मिला है आपको 2,000 रुपये यहाँ बाई चेक, ये भी क्या होगा, टैक्सेबल हो गया आपको, खुला यहाँ पर टैक्सेबल होता है, ये भी टैक्सेबल हो गया आपका। पूरा मिला के आपको जोड़ दिए आप, तो आपका आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 49,300 रुपये आपका आ चुका है। यानी कि देखा जाए अगर, तो ये आप कवर कर देख लिए आप लोगों ने कि कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको अगर प्रोविजन पता है सबका, अब जो सब्जेक्ट वाला प्रोविजन पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी कर पाते हैं, आप करना पाते। ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं, उसका किस कैसे फैसिलिटी कहाँ होती है बताना चाहिए था आपको। जब चीजें आपको पता रहेंगी ना, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, बहुत ही आराम से बड़े प्यार से आपका क्लास कवर करेंगे, और ओएस का कोई दिक्कत नहीं होगा, ओएस बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ती है, बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आ रहा है 5, तो अब कट किया है, अब आपका बुक है आप ही का है, आप लोग कवर कर सकते हैं अपने रिजर्व की बुक में। Mr. Lalit, an ordinarily resident in India, earned the following income during the financial year. ठीक है, डायरेक्टर फीस है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान से हो गया ना, इंडिया होता है वहाँ पाकिस्तान से टैक्स हो जाएगा। गवर्नमेंट रेंट, ग्राउंड रेंट मिला है, लैंड पठानकोट का मिला, इंडिया में, लेकिन ग्राउंड रेंट है, एग्रीकल्चर वर्ष तो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक से मिला हुआ है, ये माफ हो जाता है आपका, और इंटरेस्ट लिमिट है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द इंडस्ट्रियल फाइनेंस में मिला हुआ है, अच्छा, और इंटरेस्ट हो गया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी मिला, टैक्स हो जाएगा। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, टैक्स हो जाएगा। रेंट पेबल बाई फॉर द सबलेट हाउस, तो वहां से जितना आपने सब पब्लिश किया था, जो रेंट दिए जैसे वो लेस किए थे ना, लेस हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा आप कमाए हैं वही टैक्सेबिलिटी होने वाली है यहाँ पर। अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन दिस सबलेट पर, तो सबलेट पर जो खर्चा हुआ है बताना पड़ेगा आपको, लेस मिलेगा आपको। विनिंग फ्रॉम हाउस टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल है, अब क्योंकि 10,000 रुपये मिला हुआ है, यहाँ पे जीएस कटा होगा, दिखना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी मिला हुआ है हम लोगों को,
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ ललित ऑफ इनकम। ये आपसे कह दिया निकालने के लिए। आइए इसको लगा लेते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या कहा हमसे, इसमें कह रहा है पहली बात तो डायरेक्टर फीस जो आपको उनको मिला है, कितना फीस मिला देखो यहाँ पर ऊपर 2000 का था। डायरेक्टर फीस टैक्सेबल करो यहाँ पर, ठीक है। टैक्सेबल करने के बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, हमने कहा था इंडिया मतलब माफ हो जाता, इंडिया के बाहर है टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। ग्राउंड रेंट जो लिया है वो भी एग्रीकल्चर पर्पज यूज नहीं था, एग्रीकल्चर पर्पज होता ना होता, लेकिन ये नॉन एग्रीकल्चर हो गया है इसलिए टैक्सेबल हो गया। पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट जो मिला है आप लोगों को, हमने कहा ना वो एग्जाम होता है, एग्जाम कर दीजिए आप। जो पोस्ट ऑफिस जमा करते हैं ना पैसा, उसमें जो सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है वो आपका माफ हो गया, लिमिट तक माफ कर दिया गया। और फिर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी से आपको मिल रहा है, ये भी क्या होगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन जो मिला है IFCI से भी टैक्सेबल है आपका। रेंट फ्रॉम सर्विटिंग हाउस, जितना रेंट आपने कमाया है वो, और उसका जो उतना रेंट पे किया था एक्सपेंसेस दोनों घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे आप टैक्स करेंगे, यानी कि सब लेटिंग में खर्चा घटा कर जो वैल्यू बचता है वो आपकी इनकम होती है, मानी जाती है, वही टैक्स वैल्यू हो जाती है आपकी। हाउस जो विनिंग फ्रॉम हाउस से था, हाउस ले लिया आपने, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर जो था वो भी टैक्सेबल कर लिया आप लोगों ने। क्योंकि ग्रॉस नेट की बात नहीं कर रहा है तो पूरा हम इसको एज्यूम करें ग्रॉस पर ही है, पूरा पूरा मिला, इसमें जस्ट नहीं कटाया, ये मान चल रहा है हम लोग। और पूरा पूरा क्या कर लिया टैक्सेबल जोड़ लिया हमने, और 47,750 आपकी टैक्सेबिलिटी आ चुकी है। अब देखिए एग्जाम के बारे में क्या बताया, नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन बताया था वहीं पर हमने प्रोविजन में भी, यहाँ फिर दोबारा कवर कर लो। इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट, जो पोस्ट ऑफिस में जो अपना सेविंग अकाउंट खुलता है वहां से खुलता है सेविंग अकाउंट, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम होता है अप टू 3500 इन एन इंडिविजुअल अमाउंट, अप टू 7000 इन अ ज्वाइंट अकाउंट के साथ, अदरवाइज 3500 रुपए तक का आपका माफ है। अगर 3500 से ऊपर होता तो माफ ना टैक्स हो जाता भाई, क्योंकि यहाँ कितना मिला था वो कम मिला था, 3500 नीचे आ रहा था, इससे वो क्या हो गया एग्जाम हो गया है। तो सिंपल सी बात थी, ये भी हमने कवरेज आपको दे दिया है। अब सर इसके बाद क्या बचता है, अब आगे का कुछ हमें लग रहा है कि सर बस करिए, ऊपर से जाने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा तो हम एक बार पहले प्रॉमिस कीजिए आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 या आगे जहां तक आप लगा सकते हैं आप लगाएंगे, और इसका प्रैक्टिकल भी आप लगाएंगे, क्वेश्चन जो दिए हुए हैं। तो अगर आपको आ गया तो अच्छी बात, आई थिंक आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर बस सब खत्म होने पर ही है, कोई बड़ी चीज नहीं रह गया है इसमें। अब क्लास और लगने वाली है, अगर आप चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा, आप लगा लेंगे खत्म हो जाएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो हमको लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप लोग लगाएंगे, पूरा आप फुल कवरेज करेंगे। आप फुल कवरेज कर लीजिए, इसको आप लगा लीजिए। अगर आप ऐसे अच्छे से लग जाता है तो वेरी सिंपल, हम इसको चैप्टर को फट से ओवर करेंगे और फिर तुरंत पहुंचेंगे टेस्टिबिलिटी पर, क्योंकि अब समय कम रह गया है, एग्जाम सर पर करीब है आपके, और बहुत सारे चैप्टर छूटे भी हैं अभी, इसको कवरेज भी देना है हमको, इसलिए थोड़ा सा अब लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए। अब आपका होली बीत चुका है, अब आप बिल्कुल लापरवाही ना करिए, एकदम लापरवाही नहीं, लापरवाही करिए बाय बाय, और पढ़ाई करिए हाय हाय। अब खाली बस हाय बोलिए, पढ़ाई को एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़िए लग जाइए, कहने का मतलब ये है। इधर 1-2 महीना आप लग जाए, 1 महीना बचा है, आप लग जाइए, लास्ट मंथ पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, हम तो करा ही देंगे, जब तक आप नहीं लगोगे तो पूरा होगा नहीं, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, अब समय कम बचा है, आप अब लग जाइए, सब कुछ सुसाइड कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए, अपना और अपने परिवार का सबका नाम रोशन कीजिए, ठीक है। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। आज के दिन काफी है, बाय बाय।